हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश जैन एंड आई एम गोइंग टू टीच यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है जीओसी। अगर आपको जीओसी नहीं आई बेटा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। हेडिंग लगाएंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको बेटा शॉर्ट में जीओसी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में जीओसी भी बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम टीचर्स को जीओसी बोलते हैं, ठीक है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब देखो यहां से अपनी कहानी चालू होगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से। इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से कंपाउंड में बहुत सारे इफेक्ट जनरेट होते हैं। उसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके अलावा स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, इन सभी बातों के ऊपर अपन इस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है ना। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से इन सभी चीजों में फर्क आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को बेटा दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है बेटा? ये परमानेंट भी हो सकता है, परमानेंट इफेक्ट। और दूसरा क्या है बेटा? ये टेम्परेरी भी हो सकता है। अब ये परमानेंट और टेम्परेरी क्या है, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब ये है कि परमानेंट इफेक्ट वो होगा जो आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर पहले से मौजूद होगा, मतलब मेरे आने से या मेरे जाने से मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाहरी एक्सटर्नल एजेंसी को लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि जो टेम्परेरी इफेक्ट होगा वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी के आने से उसमें फर्क पड़ेगा। जब एक्सटर्नल एजेंसी आएगी तभी टेम्परेरी इफेक्ट वर्क करेंगे, अदरवाइज वर्क नहीं करेंगे। हमारे लिए जो परमानेंट इफेक्ट है बेटा वो तीन तरह के हैं। कौन कौन से हैं? एक पहला है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड है हमारा रेजोनेंस, और थर्ड वाला है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। थर्ड कौन सा है अपना? हाइपर कॉन्जुगेशन। जबकि अगर मैं टेम्परेरी इफेक्ट की बात करूं तो टेम्परेरी इफेक्ट दो टाइप के होते हैं बेटा। एक तो हमारा है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। एक हमारा इंडक्टोमेरिक है और दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक है। पूरी जीओसी के अंदर अपन इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात करेंगे। इन तीन इफेक्ट की वजह से सारे के सारी चीजों में दिक्कतें आने लगती है। जैसे मैंने आपको बोला था, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सभी चीजों में दिक्कत केवल इन तीन इफेक्ट की वजह से आती है। इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को अपन जब रिएक्शंस पढ़ेंगे उस दौरान अपन बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए परमानेंट इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहला परमानेंट इफेक्ट हमारा कौन सा है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट है। फिर से बता देता हूं, परमानेंट इफेक्ट कौन से हैं? जो मॉलिक्यूल्स में पहले से मौजूद है। टेम्परेरी कौन से है बेटा? जो किसी बाहरी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से मॉलिक्यूल में डेवलप होते हैं, जैसे ही उसको हटाओगे वो चले जाएंगे। लेकिन परमानेंट पहले से, मेरे आने से या मेरे जाने से या किसी बाहरी एक्सटर्नल एजेंसी के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आती है इतनी, ठीक है। सबसे पहला इफेक्ट अपन लेते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी सारी एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके बाद एक एक करके बाकी की सारी चीजें देखेंगे। जीओसी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला इफेक्ट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट से। हेडिंग लगाएंगे सभी, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट को मैं शॉर्ट में आई डॉट ई से रिप्रेजेंट करता हूं, और मैं आगे आई डॉट ई यूज करूंगा ताकि मेरा भी टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे, ठीक है। बार बार इंडक्टिव इफेक्ट पूरा लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और पूरा का पूरा इंडक्टिव इफेक्ट अपन उसी के माध्यम से समझ लेंगे, ठीक है। इसका नाम बताओ पहले तो। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है बेटा? 1-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना। हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं बेटा? 1-क्लोरोप्रोपेन बोलते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में, इस सिग्मा बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा? कार्बन का, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा? क्लोरीन का।
इतनी बात समझ में आती है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा, क्लोरीन का। कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होता क्या है बेटा कि ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है बेटा, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे NaCl, आपने सुना होगा, ठीक है। NaCl में क्या होता है, ये Na का इलेक्ट्रॉन है, ये Cl का इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या होता है, कंप्लीटली Na का इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला जाता है और इसको कैसे लिख देते हैं अपन, Na+ और Cl-। माइनस का मतलब क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया है वो किसका है बेटा, सोडियम का है। एक इलेक्ट्रॉन किसका था, क्लोरीन का। माइनस जब भी आपके पास आएगा तो उसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा, सोडियम का, मतलब किसी और का है, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, खुद का। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि कंप्लीटली यहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास नहीं गया है, पार्शियली वो शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा खिसका है किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे लिए कौन सा है बेटा, क्लोरीन है। क्लोरीन है तो यहाँ पर पार्शियली शिफ्ट हुआ है तो चार्ज भी कैसा आएगा बेटा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती, कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने यहाँ पर Δ1 पॉजिटिव लिखा है, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे Δ1 पॉजिटिव क्यों लिखा है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। अब देखो ये कार्बन, पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ पर इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये कार्बन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये थोड़ा सा भिखारी हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, ये अगले कार्बन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, Δ2 पॉजिटिव। सिमिलरली अब ये वाला क्या करेगा, इससे खींचेगा तो इस पे क्या आएगा बेटा, Δ3 पॉजिटिव। सबसे ज्यादा कौन खींच रहा होगा, सबसे ज्यादा हमारा क्लोरीन खींच रहा है, फिर ये वाला कार्बन खींच रहा है, फिर सबसे कम ये वाला कार्बन खींच रहा है। बात समझ में आ रही, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने अपना प्रभाव दिखा दिया है। उसके बाद उस कार्बन की बारी आई है जिस कार्बन पे पहले कोई चार्ज नहीं था, अब थोड़ा सा चार्ज डेवलप हुआ है, थोड़ा सा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ है, तो वो अगले एटम से खींचेगा। अब बात समझना आप यहाँ पर, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप की बात करूं अगर मैं, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ बिहेव कर रहा है। किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ बिहेव कर रहा है। जबकि ये जो क्लोरीन है ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और कैसे खींच रहा है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, वो भी पार्शियली खींच रहा है, कंप्लीटली नहीं खींच रहा। तो भैया सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का पार्शियल ट्रांसफर या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या कहलाता है बेटा, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है बेटा, अपना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। बात समझ में आती है। तो इसको अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं बेटा, EWG लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, EDG लिख सकते हैं। अब बात को सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के इंडक्टिव इफेक्ट है हमारे लिए। एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये हमारे लिए कैसा होगा, प्लस आई होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये हमारे लिए कैसा होगा बेटा, माइनस आई होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, अपनी और खींच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, माइनस वाला इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्लस आई और माइनस आई। जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं वो माइनस आई लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो प्लस आई लगाते हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, वो माइनस आई होते हैं। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो प्लस आई होते हैं। एक और बात सुनेंगे, ये जो Δ1 पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव लिखते हैं, और Δ2 पॉजिटिव और Δ3 पॉजिटिव जो है, इन तीनों को मिला के ये डेल्टा नेगेटिव है। ये Δ1 पॉजिटिव, Δ2 पॉजिटिव, Δ3 पॉजिटिव, इन सबको मिला के ये डेल्टा नेगेटिव है। आप देखोगे तो जब मैंने इस मॉलिक्यूल को लिखा था इस पे कोई चार्ज नहीं था, ये चार्ज मैंने बनाए। तो ये सारे के सारे चार्ज कैसे बेटा, कंजर्व है। Δ1 पॉजिटिव, Δ2 पॉजिटिव, Δ3 पॉजिटिव, सब मिला के डेल्टा नेगेटिव है, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा कि Δ1 पॉजिटिव जो है वो Δ2 पॉजिटिव से ज्यादा है, और Δ2 पॉजिटिव
डेल्टा 3 पॉजिटिव से ज्यादा है। तो जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है बेटा, चार्जेस कम होते जा रहे हैं, यानी कि खींचने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कैसा हो जाता है बेटा, कम होता चला जाता है। समझ में आ रही बात? पहली बात क्या है, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। कारण क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का, अगर मैं आपसे कारण पूछूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तभी इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, तभी एक ग्रुप खींचने वाला होगा और एक ग्रुप देने वाला होगा। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। दो बात हो गई। तीसरी बात मैं बोल रहा हूं कि ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट क्यों है, ये परमानेंट इफेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। मैंने तो आपको समझाया है, मैंने थोड़ी ना कोई क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्लोरीन पहले से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा था, ये इफेक्ट पहले से उसके अंदर जनरेट था। मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं ये बात को कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्टेड होगा। तो ये कैसा इफेक्ट है बेटा, परमानेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड करता है वो लिख देते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा बेटा, कम होता चला जाएगा। बात समझ में आती है? एक और बात बोल रहा हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है बेटा, वीक इफेक्ट है। वीक इफेक्ट क्यों है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है। अगर पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है तो बताओ इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है हमारा, वीक इफेक्ट है। अच्छा एक और चीज बताओ, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था क्या ये क्लोरीन के ऑर्बिटल में चला गया क्या ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ये क्लोरीन के ऑर्बिटल में चला गया? नहीं, ये पार्शियली खिसका है, थोड़ा सा, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ है। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपना एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता। अपना एटॉमिक ऑर्बिटल कहां चेंज किया, अभी भी कार्बन के पास ही वो इलेक्ट्रॉन। तो बात समझ में आती है? तो ये सब बातें अपन नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को प्लस आई बोला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को माइनस आई बोला। क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, सिंपल सी बात है। चलो अब जितने भी पॉइंट्स बोले हैं उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था मैंने, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी इंडक्टिव इफेक्ट की, बताओ। पार्शियल, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्शियल लगाना बहुत जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स more electronegative atom is known as inductive effect। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। डेफिनेशन होगी कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इस बात को मैंने समझा भी दिया कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिसकते हैं, वो वाली सारी बात अपन ने कर ली। सेकेंड पॉइंट हमारे जो है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडक्टिव इफेक्ट का कारण क्या है, कॉज क्या है, तो कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बेटा? कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट पैदा ही नहीं होगा। इंडक्टिव इफेक्ट तभी आएगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा मॉलिक्यूल में। इतनी बात समझ में आती है? तभी तो वो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वाली बात आएगी, एक खींचेगा और एक देगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है हमारा, परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट क्यों है, क्योंकि मेरे आने से या मेरे जाने से इस मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पहले से वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, पहले से वहां पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली डिस्प्लेस थे। मैंने तो आपको दिखाया है कि किस तरीके से पार्शियली डिस्प्लेस हो रहे थे। बात समझ में आती है? फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट। अब ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट क्यों है। इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट इसलिए है, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो कंप्लीटली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता तो अपन क्या बोल देते, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको वीक इफेक्ट बोला गया है। बात समझ में आती है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट इज
डिपेंड्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और किस तरीके से करता है वो वाली बात मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो 5 पॉइंट लिखे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बाकी के पॉइंट्स बताता हूं मैं आपको। ठीक है, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 6 पॉइंट क्या है। 6 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 3 कार्बन के बाद, जैसे जैसे अपन इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जा रहा है, कम। तो 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को क्या मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। अगर आप चौथे 5वें कार्बन की बात करोगे तो वहां पे जो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा ना, वो बिल्कुल मानना ही नहीं है, उसको आपको मानना ही नहीं। 3 कार्बन के बाद आपको नेग्लिजिबल मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 3 कार्बन inductive effect is considered as negligible। 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को क्या मान लेते हैं बेटा, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको क्या मानते हैं बेटा, 0 मानते हैं। भाई किसी ना किसी को तो डेटम लेना पड़ेगा, किसी के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या मान लिया, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट अपन ने क्या मान लिया, 0। उसके रेस्पेक्ट में अपन बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज 0। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, उस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल होता है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या माना गया, 0 माना गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली डिस्प्लेस हो रहे हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो ऑटोमेटिकली ये बात प्रूव हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन ने अपना ऑर्बिटल चेंज नहीं किया है, अभी भी वो उसी एटम का हिस्सा है जिसका वो था पहले। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डू नॉट चेंज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन अपना एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता है। और क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा होता तो अपन बोल देते कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन ने अपना एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज किया है, लेकिन अभी भी वो उसी एटम का हिस्सा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डू नॉट चेंज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो ये जितने पॉइंट्स लिखा रहा हूँ मैं बेवकूफ तो नहीं जो लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसलिए लिखाए जा रहे हैं क्योंकि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं या फिर आपके मोर देन वन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई भी स्टेटमेंट उठ के आ सकता है और उस पर आपको फिर देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। ठीक है ना, सीधे सीधे ट्रू फॉल्स वाली बातें हैं ये सारी। ठीक है ना, एक पॉइंट और लिखा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप का मतलब क्या है बेटा? आर ग्रुप का मतलब है अल्काइल ग्रुप, है ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आते हो। जनरली इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप इज कंसीडर्ड एज प्लस आई। आर ग्रुप का हमें जनरली प्लस आई लेके चलना है। कहां माइनस आई लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना मान के चलो कि आर ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है बेटा? प्लस आई लगता है, यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, यानी कि वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। इतनी बात समझ में आती है? मैंने 9 पॉइंट्स लिखे हैं आपको, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। और सारी चीजें उस एक ही मॉलिक्यूल से आप कंपैरिजन कर सकते हो। उसी मॉलिक्यूल में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पॉइंट्स थे, है ना। 3 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, ये सब नॉर्मल सी चीजें। ठीक है ना, सारी चीजें मैंने आपको उसी एक मॉलिक्यूल से समझा दी। अब बात करते हैं अपन एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई होगा और किसका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई होगा। अगर अपने को इतनी सी बात पता है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपन इजीली बता सकते हैं कि किसका इफेक्ट प्लस आई लगेगा और किसका माइनस आई लगेगा। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे लिए? आइडेंटिफाई द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एनसर्कल्ड ग्रुप्स, है ना।
देखो हिंदी में बोल देता हूँ कि जो अभी मैं लिखने वाला हूँ ना बहुत सारे कंपाउंड्स, उसमें जो मैं गोले में ग्रुप बनाऊंगा ना, उस गोले वाले ग्रुप का आपको बता देना है कि उसका प्लस आई लगेगा या माइनस आई लगेगा। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो खींच रहा होगा तो माइनस आई लगेगा, अगर वो दे रहा होगा तो प्लस आई लगेगा। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल्स करते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल करेंगे ताकि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आ रहा हो तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, जीरो। ठीक है ना। सबसे पहला एग्जाम्पल है फ्लोरीन। आपको खुद को ट्राई करना है, इतना सबको आता है, फिर मैं तो बताऊंगा इसे। CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल सिंपल से सवाल है, फटाफट से ट्राई करो। ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, सीधी बात है। सारा खेल प्रैक्टिस का है, थ्योरी व्योरी का नहीं है। चलो आप पोज करके ट्राई कर सकते हो, पोज करो और एक बार ट्राई करके देखो। यहाँ पे आपने क्या किया होगा बेटा, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन हमारा sp3 कार्बन है और ये फ्लोरीन है। और कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा, माइनस आई, क्योंकि ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा अपनी तरफ। फिर इस कार्बन की बात करूं बेटा, तो ये कार्बन भी कैसा है, sp3 और ये नाइट्रोजन है। और कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बेटा, नाइट्रोजन होता है। तो ये अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा। कौन से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा होगा। तो इसका भी कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। और sp3 और sp2 में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp की होती है, फिर sp2 की होती है, फिर sp3 की होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं sp की बात करूं तो दो लोग हैं, 100 रुपए दो लोगों में बांटने बेटा, 50-50 रुपए आएंगे। तो sp में s कैरेक्टर कितने, 50%। अगर sp2 100 रुपए 3 लोगों में बांटने कितने रुपए आएंगे, 33.33% आएंगे। और अगर 100 रुपए 4 लोगों में बांटने तो 25% आएंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 है, यहाँ पे 50% है। तो ऑटोमेटिकली बात आ गई कि जितने ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास कौन रहता है बेटा, न्यूक्लियस के सबसे पास s ऑर्बिटल रहता है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा होगा, जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर उस पे सबसे ज्यादा लग रहा होगा तो उसमें होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा, उसको निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। इतनी सी बात होती है। तो यहाँ पे sp3 और sp2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे लिए sp2 है। तो बताओ इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। बात समझ में आती है। फिर 4th नंबर वाला आपने ट्राई किया होगा, यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। अगर दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बताओ क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट कितना निकल के आएगा बेटा, 0 निकल के आएगा, ना कोई प्लस आई ना कोई माइनस आई। फिर यहाँ पे बात करेंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा, sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा, sp2। अब फंस गए, दोनों ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो फिर अपन नेक्स्ट एटम की तरफ देखेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, कार्बन आ रहा है, यहाँ पर भी कार्बन आ रहा है, जबकि इसके पीछे क्या आ रहा है बेटा, ऑक्सीजन आ रहा है। और ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के बैंड बजाएगा तो ये आगे बैंड बजाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आई निकल के आ जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन जितना ज्यादा इससे खींचेगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा डेवलप होगा, उतनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे बात करें तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा, sp2, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी कितना है, sp2। लेकिन ये नाइट्रोजन है और कार्बन है, और कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बेटा, नाइट्रोजन। तो इसका कौन सा इफेक्ट लगने वाला है, माइनस आई। सर सारे माइनस आई भैया, एक जगह जीरो भी तो आया था, इंडक्टिव इफेक्ट जीरो वाली बात करी थी, माइनस आई चल रहा है। आगे देखते हैं, क्या पता प्लस आई वाला आ जाए। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp2,
इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है sp, और sp2 और sp में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बेटा sp होता है, तो अगेन इसका भी माइनस आ गया सर, अभी तक भी नहीं आया, ठीक है ना, कोई बात नहीं अब आ जाएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है sp3, और sp2 और sp3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 होता है, इसलिए इस गोले में दिए हुए ग्रुप का प्लस आई लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा इस बेंजीन को, बात समझ में आ रही है। फिर यहां पर देखूंगा तो ये sp2 और ये भी sp2, ये sp2, ये भी sp2, सारे के सारे कार्बन sp2 नेचर के हैं। तो अगर सारे कार्बन sp2 नेचर के हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, जीरो। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, जीरो। ये बात एकदम गलत है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जीरो नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, ये गोला जो मैंने बना रखा था बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये जो अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की वजह से आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से करंट पैदा होता है, और इस रिंग में इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से क्या पैदा हो रहा है बेटा, रिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और इस रिंग करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा, माइनस आई, जबकि बाहर वाले का कौन सा लगेगा, प्लस आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगाने उतने लगा लो। बस इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे तगड़ा सवाल यही है, बात समझ में आ रही है। इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे तगड़ा सवाल यही वाला है कि रिंग करंट की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है ना। बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही बता देते हैं, देखो यहाँ पे 6 sp2 है, यहाँ पे 2 sp2 है, ऐसा अपने को नहीं करना है ना। 6 sp2 2 sp2 वाली बात ही नहीं, अगर ऐसा होता तो यहाँ 6 sp3 है, यहाँ पे 1 sp3 है। रीजन होना चाहिए, रीजन क्या है अपने पास, यहाँ पे रिंग करंट जनरेट होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ मैंने आपको पढ़ाया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का पार्शियल ट्रांसफर क्या कहलाता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। कैसे 3 कार्बन के बाद 0 जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना गया है, 3 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो ही इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। इलेक्ट्रॉन अपने एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से दूसरे एटम के पास जा ही नहीं रहा है, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता चला जाएगा बेटा, कम होता चला जाएगा, बात समझ में आ रही। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन। थैंक यू सो मच।